लगभग आधी रात में भगत ने मार्केट से मच्छी के कैरेट अपने रिक्शा में लोड किए और अपने भतीजे दत्ता को साथ लेकर निकला। कुछ देर तक रोड पर चलने के बाद भगत ने रोड से कट रहे छोटे कच्चे रास्ते पर रिक्शा ले ली। दोनों के माथे पर तनाव साफ झलक रहा था। इसी तनाव के बीच दत्ता ने पूछा, चचा कुछ होगा तो नहीं ना? मुंह में भरे पान के कत्थे को थूककर भगत ने कहा, कुछ नहीं होगा। मैं ये काम कोई पहली बार नहीं कर रहा और कोई पूछेगा तो बता देंगे मच्छी सप्लाई करने जा रहे हैं। दरअसल भगत ने शहर की बेस्ती जिंदगी में थोड़ा कमाने के लिए तस्करी का काम शुरू किया था। भगत इससे पहले भी सामान पहुंचा चुका था, लेकिन दत्ता ये काम पहली बार कर रहा था। हर बार तो भगत सीधा शहर निकल जाता था, लेकिन इस बार किसी कारण से पुलिस आने जाने वाले साधकों की तलाशी ले रही थी, इसीलिए उन्होंने जंगल का रास्ता चुना। अंधेरा ओढ़े खड़े बड़े बड़े पेड़ों के जंगल के बीच रिक्शा चली जा रही थी कि तभी उस सुनसान जंगल में एकाएक किसी के चीखने की आवाज आने लगी। रुको, रुको, मेरे लिए रुको, रुको। भगत ने आवाज को नजरअंदाज किया और ऑटो चलाता रहा, लेकिन धीरे धीरे आवाज नजदीक आने लगी और कुछ देर के बाद अचानक से सफेद कपड़े पहने एक व्यक्ति सड़क पर निकल आया। रास्ते के बीचों बीच खड़ा हो गया। उसके शरीर से खून बह रहा था और कपड़े पूरी तरह खून से सने थे। यह देख भगत और दत्ता की जान हलक में अटक गई। दत्ता डर के मारे चीख कर कहने लगा, चचा रोकना नहीं, चचा रोकना नहीं। और भगत भी जानता था कि ऐसे सुनसान जंगल में अमानवीय पारलौकिक घटनाएं होना आम बात है, इसलिए उसने भी रिक्शा की रफ्तार तेज कर दी। रिक्शा एकदम करीब आने के बाद भी वह व्यक्ति नहीं हटा तो भगत ने कस के ब्रेक मारे। रिक्शा रुकते ही वह व्यक्ति भगत के पास आया। धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब मेरी मदद कर दीजिए। बस रोड तक छोड़ दीजिए। लेकिन उसकी हालत संदेहजनक थी, इसीलिए भगत ने भरोसा करना ठीक नहीं समझा और फिर रिक्शा शुरू कर दी। लेकिन तभी व्यक्ति बोला, भाई साहब मैं कोई भूत या अपराधी नहीं हूँ। मेरा नाम रतनदान पंसारी है। शहर में दुकान चलाता हूँ, घर परिवार वाला हूँ। बस आज गलती से घर जाने के लिए शॉर्टकट ले लिया और जंगली कुत्तों ने ये हालत कर दी। उसकी बात सुन भगत ने कुछ देर तक नजरों से उसे परखा और फिर उसे साथ ले चलने को राजी हो गया। लेकिन पंसारी जैसे ही ऑटो में बैठने को हुआ कि तभी उसकी शर्ट की जेब से एक सोने का सिक्का गिर पड़ा। सिक्के के गिरते ही पंसारी के चेहरे का रंग उड़ गया और झट से सिक्के को वापस उठा लिया। यह देख भगत ने बड़े गुस्से से पूछा, क्या है ये? कुछ भी तो नहीं, ये बस चचा मुझे तो लगता है ये इसी सोने के चक्कर में किसी का खून करके भागा है। रुक, अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं, पुलिस को नहीं। तो बता ये सोना कहाँ से मिला, बता। लेकिन इसका पंसारी ने कोई जवाब नहीं दिया तो भगत ने बड़ी ताव में आकर उसे उतरने को कह दिया। जब उसे लगा कि वो अब और नहीं छुपा पाएगा तो उसने बताया, कुछ समय पहले मेरा एक अघोरी के यहाँ आना जाना हुआ। उस अघोरी ने बताया कि इस जंगल में एक जगह है, काला पीपल, जहाँ काफी सारे पीपल के पेड़ हैं। वहाँ सोने से भरा एक लाल बक्सा है, उसी से मुझे ये सिक्का मिला। तुम ये सिक्का रख लो, लेकिन मुझे यहाँ से ले चलो। पंसारी ने हाथ जोड़कर कहा, लेकिन इतने सारे सोने के बारे में सुनकर भगत की आंखें चमक गई थी। उसकी नीयत में सोना पाने की लालसा पैदा हो गई। अच्छा, तो फिर तुमने सिर्फ एक ही सिक्का क्यों लिया? बक्सा ले आते। ये इतना आसान नहीं है, वो शापित सोना है, उस पर टिमारी का श्राप है। टिमारी? हाँ, टिमारी, एक रक्त पिपासु प्रेत। वही सोने की रखवाली करता है और उसने आदमखोर जानवरों को पनाह दे रखी है। ऐसे आदमखोर जिनका शरीर बंदर का है लेकिन सिर भेड़िए का। उसकी नजरों से बचकर वो बक्सा लगभग मेरे हाथ लग गया था, लेकिन फिर ना जाने कब गलती से मुझे घाव लग गया और उस प्रेत ने मेरा ये हाल कर दिया, क्योंकि वह खून सूंघ लेता है। पंसारी ने नोचे हुए घाव से बहते हुए खून की तरफ इशारा करते हुए कहा। यह सुनते ही
भगत और दत्ता दोनों स्तब्ध रह गए, क्योंकि वो प्रेत पंसारी के बहते खून के कारण यहाँ भी आ सकता था। यह देख पंसारी ने कहा, नहीं नहीं, वो यहाँ तक नहीं आएगा। वो उस पीपल से आगे नहीं आता। हम यहाँ महफूज हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो वो सारा सोना तुम्हारा हो सकता है। बस किसी तरह उस लाल बक्से तक पहुंच जाओ, और हाँ, उसके बाद तुम महफूज भी हो जाओगे, क्योंकि अघोरी के अनुसार जब तक बक्सा तुम्हारे पास रहेगा वह प्रेत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए बक्सा सोना और जान दोनों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ध्यान रहे वह खून सूंघ लेता है। प्रेत की बात सुन दत्ता डर गया। उसने भगत से कहा कि इस झमेले में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि कुछ गलत हुआ तो जान से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन भगत ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसे तो बस सोना चाहिए था, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब आदमी पर धन का लालच सवार हो जाए तो उसे सही गलत जैसा कुछ नहीं देखता। बस उसी सोने की लालच में भगत ने मच्छी के कैरेट पर रखा कोयता उठाया और दत्ता को लेकर जंगल में चला गया। जंगल अंदर से और भी भयंकर और मनहूस लग रहा था। रह रह कर आती जंगली कीड़ों की आवाज ही डराने के लिए काफी थी। चचा, चचा सुनो ना, वापिस चलते हैं। मुझे डर लग रहा है। मुंह बंद रख और चुपचाप चल। भगत की डांट सुन दत्ता चुपचाप पीछे पीछे चलने लगा कि तभी अचानक से चमगादड़ों का एक झुंड झाड़ियों से बाहर निकल आया, जिससे दत्ता हड़बड़ा गया। और इसी बीच उसे पता ही नहीं रहा कि कब उसे चोट लग गई। वहां से दोनों कुछ ही दूर चले थे कि अचानक सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो दिल की धड़कनें रुक गई, क्योंकि वहां वही आदमखोर था जिसकी बात पंसारी कर रहा था। उस आदमखोर को देख दोनों अंधाधुंध भागने लगे, और भागते भागते भगत को एहसास हुआ कि दत्ता के पैरों की आवाज नहीं आ रही है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दत्ता को पीपल की टहनियों ने हवा में जकड़ कर रखा था, और उसके कंधे पर वही प्रेत बैठा था। वैसे तो भगत कठोर छाती का था, लेकिन ऐसा नजारा देख उसका शरीर सुन्न पड़ गया। इसके खून की बू काफी जवान है। ये कहकर वो प्रेत दत्ता के हाथों से खून पीने लगा। लेकिन तभी भगत ने मौका देखते हुए अपने पास रखे कोयते से पीपल की टहनियां काट ली। और दत्ता को आजाद कर दिया। यह देख वो प्रेत तिलमिला उठा, और उसके एक इशारे पर सारे आदमखोर जानवरों ने दोनों को घेर लिया। खुद को घिरा देख दोनों ने स्वीकार कर लिया था कि अब उनका मरना तय है। कि तभी एकाएक एक बूढ़ी औरत ने उन आदमखोरों पर मशाल से हमला करना शुरू कर दिया, और साथ ही कुछ अलग भाषा में मंत्र भी बोलने लगी, जिससे वो प्रेत और जानवर वहां से चले गए। भगत कुछ समझ पाता या कुछ बोल पाता उससे पहले ही बूढ़ी औरत ने कहा, चले जाओ, वो वापस आएगा वो। अगर जान बचानी है तो उसके आने से पहले भाग निकलो इस जंगल से, चले जाओ। वह बुढ़िया उन्हें भागने को कह रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर दत्ता के हाथ के घाव पर पड़ी और वो स्तब्ध रह गई। ये घाव तो प्रेत के काटने का है। जी जी जी, लेकिन हम शहर जाकर पट्टी करा लेंगे। शहर में इसका कोई इलाज नहीं। चलो मेरे साथ, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो पूरा हाथ सड़ जाएगा। उसके बाद वे दोनों उस बूढ़ी औरत के साथ उसके घर गए। दत्ता का काफी खून बह चुका था, इसलिए उसको आराम करने के लिए छोड़कर भगत बुढ़िया के साथ औषधि लेने निकल गया। लेकिन तभी दत्ता ने पीने का पानी खोजने के लिए घर का एक कमरा खोला, और कमरा खोलते ही दत्ता ने ऐसा देखा जिससे कि उसकी रूह कांप उठी। वो बिना कुछ सोचे भगत को रोकने